कराची से 98 किलोमीटर दूर ठट्ठा शहर मौजूद है। इस शहर से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी चोटी आती है जिसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है जिसका नाम मकली नेक्रोपोलिस है। ये कब्रिस्तान 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान को 14वीं सदी में बनाया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक तब से लेकर आज तक 5 लाख से लेकर 10 लाख लोगों को यहाँ दफन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर शाही खानदान, सूफिया इकराम और उलमा इकराम की कब्रें भी मौजूद हैं। इस जगह को 1981 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अगर आप विकिपीडिया की वेबसाइट पर जाएं तो वहां इस जगह के बारे में लिखा हुआ है कि एक आदमी हज करने के लिए जा रहा था। वो इस जगह रुका, उसे यहाँ इतना ज्यादा सुकून मिला जिसकी वजह से उसने इस जगह को अपने लिए मक्का कह दिया। मजीद ये भी कहा जाता है कि एक सूफी बुजुर्ग शेख अहमद जमाली ने हज की कहानी सुनकर इस जगह को मकली का नाम दे दिया जिसका मतलब लिटिल मक्का कहा जाता है, लेकिन इस बात का सबूत हिस्टोरियंस के पास नहीं है। इसके अलावा एक और जगह ये भी कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान का नाम माई मकली के नाम पर रखा गया है जिनकी कब्र मस्जिद के मेहराब तले मौजूद है। इस बात का सबूत भी हिस्टोरियंस के पास नहीं है। इसके अलावा एक तारीखदान अली अहमद ने कहा कि मकली का नाम माँ काली मंदिर से निकला। उसके मुताबिक निजामुद्दीन दोयम के मकबरे में एक एंशिएंट मंदिर से मुशाबा पत्थर मौजूद है, लेकिन इस बात का सबूत भी किसी के पास नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख जमाली जो एक सूफी बुजुर्ग, शायर और आलिम थे, उन्होंने इस जगह पर सभी सूफिया इकराम को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर उनको इसी जगह दफनाया गया। जिसके बाद 14वीं सदी में उस वक्त के सिंध के हुक्मरान तमाची ने मकली को जनाजे की जगह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और खुद भी यहाँ दफन होने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके पास यहाँ शाही खानदान के लोगों को भी दफनाया गया। अगर आप इस जगह को देखें तो यहाँ पर आपको ये मकबरे नजर आएंगे। असल में ये मकबरे तुर्खान खानदान के हैं। 16वीं सदी में तुर्खान खानदान की हुकूमत थी जिनको 1570 से लेकर 1640 तक यहाँ दफनाया गया। यहाँ पर आपको कई मकबरे दिखाई देंगे, लेकिन इन मकबरों में सबसे ज्यादा खूबसूरत मकबरा ये है जिसकी 2 मंजिलें हैं। असल में ये ईसा खान तुर्खान दोयम का मकबरा है। इस मकबरे की खूबसूरती के बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि ये ईसा खान तुर्खान कौन है, इसने इतना बड़ा मकबरा कैसे बनाया और इसके करीब मौजूद मकबरे किसके हैं? क्या ये जुनाद का कब्रिस्तान है? 1530 में मुगल एम्पायर के पहले बादशाह बाबर की वफात के बाद उसके बेटे हुमायूं को हिंदुस्तान का शहंशाह बना दिया गया। उस वक्त मुगल एम्पायर की हुकूमत यहाँ तक थी जिनमें ये सभी एरियाज आते थे। इसके साथ सिंध का एरिया शुरू होता है। 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं ने 2 बार शेर शाह सूरी से जंग की और इन दोनों जंगों में हुमायूं को शिकस्त हुई। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बारे में मैं डिटेल से इस वीडियो में बात कर चुका हूँ। 1540 में शिकस्त के बाद हुमायूं सिंध की तरफ भागा, लेकिन यहाँ पर उमरकोट में उसे थोड़े टाइम के लिए पनाह दी गई। लेकिन हुमायूं दरिया सिंध से पार उस एरिया में जाना चाहता था। यहाँ अरगून एम्पायर की हुकूमत थी। उस वक्त इस एरिया का हुक्मरान हुसैन शाह अरगून था। इसने हुमायूं को अपने एरिया में आने नहीं दिया क्योंकि हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त के बाद कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो सिंध से सीधा ईरान की तरफ चला गया। हुसैन शाह जो अरगून डायनेस्टी का हुक्मरान था, उसकी सिर्फ एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। 1554 में हुसैन शाह वफात पा गया, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि सिंध का अगला हुक्मरान कौन होगा। उस वक्त मिर्जा ईसा खान तुर्खान अव्वल अरगून हुकूमत का मेन रुकन था। उस वक्त के अमीर लोगों ने ईसा खान तुर्खान को सिंध का हुक्मरान बनाने का फैसला किया, जिसके बाद सिंध में तुर्खान खानदान का आगाज हुआ। ईसा तुर्खान के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम बाकी बेग था, उससे छोटे बेटे का नाम सालिया था और सबसे छोटे बेटे का नाम बाबा जानी था। आपने इन तीनों को याद रखना है। गूगल मैप को देखें, ये ठट्ठा है जो कराची से 95 किलोमीटर दूर सिंध में मौजूद है। 1555 में जब ईसा खान ठट्ठा का हुक्मरान बना, उस वक्त तरखान यहाँ से सिंध को चलाते थे। इससे कुछ किलोमीटर दूर सिंध का एक और शहर सेवन आता है और इससे कुछ किलोमीटर दूर सखर आता है, जिसको उस वक्त पखर कहा जाता था। उस वक्त पखर का गवर्नर सुल्तान महमूद था।
लेकिन सेवन शहर किसी के कब्जे में नहीं था। इसीलिए ईसा तुर्क खान और सुल्तान महमूद के दरमियान मुआहदा हुआ, जिसमें ये तय किया गया कि सेवन सुल्तान महमूद के कंट्रोल में रहेगा। जब ये खबर आर्गुन एम्पायर के अमीर तरीन लोगों तक पहुंची, तो उन्होंने तुर्क खान और सुल्तान के खिलाफ जंग करके सेवन पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से सुल्तान महमूद भगकर वापस आ गया और वहां पर आर्गुन डायनेस्टी के अमीर लोगों ने कब्जा कर लिया। जिसके बाद मिर्जा ईसा खान के दूसरे बेटे मोहम्मद सालेह तुर्क खान ने सेवन पर बहुत जबरदस्त हमला कर दिया, जिसका जवाब आर्गुन के अमीर लोग ना दे सके और उन्होंने सेवन को तुर्क खान के हवाले कर दिया। सेवन पर हमला करने के बाद तुर्क खान ने भक्कर पर बड़ी फौज के साथ हमला कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ ठट्ठा पर पुर्तगालियों ने हमला करके वहां कब्जा कर लिया और 8000 लोगों को कत्ल कर दिया। जब ईसा खान को इस बात का पता चला, तो वो भक्कर को छोड़कर अपनी सारी फौज के साथ ठट्ठा की तरफ भागा, लेकिन ईसा खान के ठट्ठा पहुंचने से पहले पुर्तगाली ठट्ठा को लूटकर जा चुके थे। कुछ सालों के बाद 1559 में ईसा खान के बड़े बेटे मोहम्मद बाकी ने अपने छोटे भाई के खिलाफ जंग की, लेकिन मोहम्मद सालेह ने मोहम्मद बाकी को शिकस्त दे दी, जिसकी वजह से मोहम्मद बाकी को ठट्ठा छोड़ना पड़ा। फिर 1562 में मोहम्मद सालेह को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद मोहम्मद बाकी ठट्ठा आ गया। लेकिन ईसा खान मोहम्मद बाकी से इतना खुश नहीं था, इसीलिए उसने अपने छोटे बेटे जान बाबा को अपना वली अहद मुकर्रर कर लिया। कुछ सालों के बाद 1564 में ईसा खान का इंतकाल हो गया, जिसके बाद सल्तनत को मोहम्मद बाकी के हवाले किया गया। लेकिन क्योंकि जान बाबा को वली अहद बनाया गया था, इसीलिए उसने मोहम्मद बाकी से जंग की, जिसमें जान बाबा को शिकस्त हुई। इस हार के कुछ टाइम के बाद मोहम्मद बाकी ने जान बाबा और उसके पूरे खानदान को कत्ल कर दिया, जिसके बाद इसके पूरे खानदान को मकली कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन जान बाबा का 2 साल का बेटा बच गया, जिसका नाम ईसा खान दोयम था। ये वही ईसा खान था जिसके मकबरे के बारे में मैंने वीडियो को शुरू में बात की थी। मोहम्मद बाकी ने ईसा खान दोयम को मरवाने की बहुत कोशिश की, ताकि इस सल्तनत के सभी वारिस खत्म हो जाएं और वो अकेला सिंध पर हुकूमत कर सके, लेकिन वो ईसा खान को मरवा ना सका। फिर वक्त गुजरता गया। मोहम्मद बाकी ने अपनी बेटी को शेख अब्दुल गफूर के साथ मुगल बादशाह अकबर के पास भेजा, लेकिन अकबर को पता था कि बाकी बहुत जालिम है, इसने बहुत कत्लो गारत किया है। इसीलिए अकबर ने कहा कि खूनी बाकी की बेटी को वापस उसके बाप के पास भेजा जाए। ये मोहम्मद बाकी की तौहीन थी। इसके अलावा उसका बेटा शाहरुख भी मर चुका था। इन दोनों परेशानियों की वजह से मोहम्मद बाकी ने 1585 में खुदकुशी कर ली। अब कब्रिस्तान की बात करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, ये मकबरा ईसा खान दोयम का है, जो जान बाबा का बेटा था, जिसे मोहम्मद बाकी ने कत्ल किया था। ईसा खान के मकबरे के बिल्कुल साथ मोहम्मद बाकी का मकबरा है, जिसमें कुछ कपड़े हैं। सामने दिखाई देने वाली कब्र असल नहीं है, इनको सिर्फ डेकोरेशन के लिए बनाया गया है। असल कब्र नीचे है। मोहम्मद बाकी के 2 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम मोहम्मद पाइंदा था और छोटे बेटे का नाम मोहम्मद मुजफ्फर था। 1585 में बाकी की मौत के बाद उस वक्त के अमीर लोगों ने मोहम्मद पाइंदा को सिंध का नया हुक्मरान बना दिया, लेकिन मोहम्मद पाइंदा मजदूर था, इसलिए मोहम्मद पाइंदा के बेटे जानी बेग ने 1585 में सिंध की हुकूमत संभाल ली, जिसके बाद जानी बेग सिंध का तीसरा हुक्मरान बना। 5 सालों के बाद अकबर ने सिंध पर कब्जा करने के लिए एक बड़ी फौज को सिंध में भेजा। जानी बेग ने 1 साल तक मुगल फौज का मुकाबला किया। उस जंग में जानी बेग का बाप मोहम्मद पाइंदा कत्ल हो गया। इस जंग के बाद मुगल बादशाह अकबर ने जानी बेग पर बहुत दबाव डाला और सिंध पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से 1593 में सिंध में तुर्क खान की हुकूमत खत्म हो गई। जिसके बाद अकबर ने राव पुत्र दास खत्री को ठट्ठा का नया हुक्मरान बना दिया। अकबर के इस हुक्म से तुर्क खान मायूस हुए और उन्होंने दरिया में हर तरह की तजारत को रोक दिया। इस चीज को देखकर अकबर घबरा गया और 1595 को ठट्ठा को जानी पीर के हवाले कर दिया। जिसके बाद 1601 में जानी पीर का इंतकाल हो गया। जानी पीर को भी मकली कब्रिस्तान में दफनाया गया है और ये जानी पीर का मकबरा है, जो मोहम्मद बाकी बेग के पास मौजूद है। जानी बेग की मौत के बाद इसके बेटे काजी बेग को सिंध का नया हुक्मरान बना दिया गया।
जिसकी उम्र 17 साल थी। एक बार फिर से सिंध पूरी तरह से तुर्कानों के हाथ आ चुका था। इस चीज को देखते हुए अकबर ने ठट्टा को मुगलों में वापस लाने के लिए फौज तैयार करना शुरू कर दी और फिर 6 अक्टूबर 1604 को गाजी बेग आगरा में अकबर के पास आया। वहां से अकबर ने गाजी बेग को ठट्टा का गवर्नर बना दिया। यहाँ से गवर्नर निजाम शुरू हो गया और गाजी 1612 तक ठट्टा का गवर्नर रहा, जिसके बाद कई गवर्नर आए, लेकिन ईसा खान दोयम जो बाबा जानी का बेटा था उसे 1627 में ठट्टा का गवर्नर बना दिया गया। इसने अपने दौर में अपने चचा बाकी बेग के बिल्कुल सामने अपना मकबरा बनाना शुरू कर दिया। गवर्नर होने की वजह से इसने अपने मकबरे को बनाने में बहुत दौलत लगाई, जिसकी वजह से इस मकबरे को मुकम्मल होने में 18 साल लग गए। अगर आप गौर करें तो इस मकबरे की 2 मंजिलें हैं। क्योंकि ये मकबरा मुगलों के दौर में बनाया गया था, इसीलिए इसका डिजाइन मुगलों के बाकी महलों से लिया गया है, इसीलिए इसकी 2 मंजिलें बनाई गई। लेकिन ईसा खान की कब्र नीचे बनाई गई। अगर आप मकबरे के अंदर जाएंगे तो सेंटर में आपको ईसा खान की कब्र दिखाई देगी। इसके साथ इसके बेटों की कब्रें हैं। असल कब्र नीचे बनाई गई है। इस मकबरे के कई पिलर्स हैं, जिनसे ये मकबरा बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इस मकबरे के बाहर भी कुछ कब्रें हैं। असल में ये ईसा खान दोयम की बीवियों की कब्रें हैं। ईसा खान ने अपने मकबरे के बिल्कुल सामने अपने वालिद बाबा जानी का मकबरा बनाया, जिसमें उसकी फैमिली की कब्रें भी मौजूद हैं। इसके बिल्कुल सामने आपको एक और मकबरा दिखाई दे रहा होगा। ये मकबरा शाहजहां के जर्नैल का था। इन सभी मकबरों को देखने के बाद मुझे उम्मीद है अब आपको सारे मकबरों के बारे में पता चल चुका होगा। इस कब्रिस्तान के सामने वाला हिस्सा अच्छी हालत में मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको कब्रिस्तान की हालत इतनी अच्छी दिखाई नहीं देगी। कहा जाता है यहाँ पर जिन्नात रहते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक जब इस कब्रिस्तान के गिर्द लोग नहीं रहते थे तब यहाँ पर हवाई मखलूक दिखाई देती थी, जिसकी वजह से इस जगह को जिन्नात का सबसे बड़ा ठिकाना कहा गया। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ पर सर कटा हुआ इंसान घूमा करता था, जिसे यहाँ देखा गया है। इसके अलावा यहाँ एक कुआं भी मौजूद है। यहाँ पर एक बुजुर्ग चिल्ला किया करता था। ये कब्रिस्तान बहुत ज्यादा पुरअसरार है। इसके बहुत से ऐसे राज हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। टेक्सला में 3000 साल पुराना शहर मौजूद है, जिसका नाम सरकप है। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई थी, जिसके थंबनेल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया था कि ये शहर 3 दफा बना और 3 दफा तबाह हुआ। इस शहर को सबसे पहले अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। उसके बाद जॉन मार्शल ने यहाँ खुदाई करवाई और इस शहर को जमीन से बाहर निकाला और इसकी एक जगह पर खुदाई की। यहाँ पर आप इन तीनों शहरों की पाकियत को देख सकते हैं। पहली लेयर अशोका के टाइम पीरियड का शहर है। अशोका एक हिंदू बादशाह था। उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन वो सदाहत बुद्धा से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ और हिंदू मजहब को छोड़कर बुद्धिज्म में आ गया। जिसके बाद वो टेक्सला आया और यहाँ पर उसने ये शहर तामीर करवाया। पहली लेयर के ऊपर दूसरे टाइम पीरियड का शहर है। इसको ग्रीक के लोगों ने बनाया था और इसके ऊपर आखिरी टाइम पीरियड का शहर है, जिसे पार्थियंस ने बनाया था। यहाँ पर कई स्टूपास मिले और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर बुद्धिज्म के लोग रहते थे। इस शहर के अलावा इस एरिया में गंधारा सिविलाइजेशन के कई स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जिनमें धर्माराजिका, मोहरा मुरादू, पिपलान, जूलियन यूनिवर्सिटी और सेरसुख शामिल हैं। ये सब गंधारा सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको 2000 या 3000 साल पहले बनाया गया था। इनमें से आज हम जूलियन यूनिवर्सिटी और मोहरा मुरादू के बारे में बात करेंगे, लेकिन उनके बारे में जानने से पहले आप इस वीडियो को जाकर लाजमी देखें। उसके बाद ही आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जूलियन यूनिवर्सिटी की। ये इस्लामाबाद से 33 किलोमीटर और सरकप से 5.7 किलोमीटर दूर जूलियन विलेज में एक पहाड़ी पर मौजूद है। वहां जाने के लिए स्टेयर्स बनाई गई हैं, जिनसे आसानी से यूनिवर्सिटी में जाया जा सकता है। इसे 2 BC में अशोका के दौर में बनाया गया था। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक में असेंबली हॉल यूनिवर्सिटी है और दूसरा स्टूपा वाला एरिया आता है। जब आप इस जगह के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले स्टूपा वाला एरिया आता है। पहले इस एरिया की कोई
छत नहीं थी, लेकिन बाद में इसे चारों तरफ से कवर किया गया। इस हॉल के सेंटर में एक बहुत बड़ा स्तूपा है और इस स्तूपा के चारों तरफ छोटे छोटे स्तूपास बने हैं जिनकी कुल तादाद 28 है। और इस स्तूपा के सामने कुछ चैम्बर बने हुए हैं। जैसे हम खाना काबा का तवाफ करते हैं, उसी तरह लोग इस स्तूपा के गिर्द चक्कर लगाते थे। जो 28 स्तूपा बने हैं उनमें कुछ छोटे स्तूपास हैं और कुछ बड़े स्तूपास हैं। जहां पर बड़े स्तूपास हैं उनके सामने ही चैम्बर बने हुए हैं, जबकि छोटे स्तूपास के सामने कोई चैम्बर मौजूद नहीं है। असल में बड़े स्तूपास को अमीरों के लिए बनाया गया था, जिनके सामने अमीर आदमी खड़े होकर पूजा करते थे, और जो चैम्बर बने हुए हैं उसमें भी बैठकर वो पूजा करते थे, और गरीब आदमी छोटे स्तूपा के सामने खड़े होकर पूजा करता था। लोगों के मुताबिक जब किसी अमीर आदमी की कोई मन्नत पूरी होती तो वो यहाँ पर बड़ा स्तूपा बनवा देता, और अगर गरीब आदमी की मन्नत पूरी होती तो वो यहाँ छोटा स्तूपा बनवा देता। ये बात मैं आपको बता दूं, दुआ कबूल सिर्फ अल्लाह की जात करती है। वो लोग गुमराह हो चुके थे और बुतों को पूजते थे, इसीलिए अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इन स्तूपास के ऊपर कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं जिनमें इस मूर्ति ने हाथ बांधे हुए हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर लोग हाथ बांधकर पूजा करते थे। मेन स्तूपा के सामने एक बुत है जिसके अंदर एक सुराख बना हुआ है। कहा जाता है कि इस सुराख में उस वक्त बुद्धिज्म के लोग उंगली रखकर नाउज़ुबिल्लाह मन्नत मांगा करते थे। आज भी जो लोग बुद्धिज्म को मानते हैं वो यहाँ आकर इस सुराख में उंगली रखकर नाउज़ुबिल्लाह मन्नत मांगते हैं। यहाँ पर कुछ मट्टी भी पड़ी हुई है। बुद्धिज्म के लोग उस मट्टी को पाक समझकर अपने साथ ले जाते हैं। इस हॉल के सामने भी कुछ कमरे बने हुए हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी आती है जिसमें बुद्धिज्म, फिलोसफी, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी को पढ़ाया जाता था। इसके अलावा गंधारा आर्ट बहुत ज्यादा फेमस थी जिसमें मूर्तियां बनाई जाती हैं। कहा जाता है ये आर्ट भी इसी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई थी। वीडियो में दिखाई देने वाली जगह ही वो यूनिवर्सिटी है जिसमें लोग तालीम हासिल किया करते थे। सामने मौजूद रूम्स को देखें। वैसे तो इनका साइज छोटा लग रहा है, लेकिन आज से हजारों साल पहले लोग इनमें तालीम हासिल करते थे। अगर आप रूम के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको ये जगह दिखाई देगी। कहा जाता है कि इसमें चिराग रखे जाते ताकि कमरे में रोशनी हो, और ये भी कहा जाता है कि वो लोग नाउज़ुबिल्लाह यहाँ सर रखकर इबादत किया करते थे। इन कमरों के ऊपर अभी कोई छत नहीं है, लेकिन पहले इन पर छत हुआ करती थी, और इनके ऊपर एक और स्टोरी हुआ करती थी जिसके सबूत ये स्टेयर्स हैं। जब पार्थियंस यहाँ रहा करते थे तो व्हाइट हंस के लोगों ने इन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इस जगह को तबाह कर दिया, जिसमें इसकी दूसरी मंजिल भी खत्म हो गई। इन कमरों के सेंटर में खाली जगह को देखें। ये तालाब हुआ करता था। कहा जाता है कि उस वक्त स्टूडेंट्स इसमें नहाया करते थे, और यहाँ की पढ़ाई 8 साल तक चला करती थी, जिनमें 64 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, और एक टाइम में यहाँ पर 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। इस बात के एक साइड पर एक रूम बना हुआ है। इसके बारे में किसी को भी सही से नहीं पता कि ये रूम क्यों बनाया गया। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें स्कॉलर्स खड़े होकर तकरीर किया करते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें लोग कपड़े तब्दील किया करते थे। इस जगह के बिल्कुल सेंटर में एक कमरा है जिसकी छत भी है। ये उन लोगों का मंदिर हुआ करता था जिसमें मूर्तियां बनी थी, यानी नाउज़ुबिल्लाह वो लोग मूर्तियों को पूजते और शिर्क करते थे। नीचे वाले फ्लोर में 28 क्लासरूम्स थे, और इसके ऊपर वाले फ्लोर में भी इतने ही क्लासरूम्स थे, और टोटल 300 कमरे यहाँ हुआ करते थे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी सिर्फ इतनी नहीं हुआ करती थी, ये हिस्सा बच गया है। इससे आगे भी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जो इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस यूनिवर्सिटी के साथ एक रास्ता जाता है। लेफ्ट साइड पर एक कमरा है। असल में ये एक असेंबली हॉल हुआ करता था। यहाँ पर बैठकर स्कॉलर्स मीटिंग किया करते होंगे। इसके साथ ही स्टोर रूम है। यहाँ पर खाना पीने की चीजों का सामान रखा जाता।
इसके सामने भी एक कमरा है। ये खाना बनाने वाला कमरा था और इस कमरे में खाना खाया जाता था। यहाँ से आपको पहाड़ों का बहुत खूबसूरत व्यू दिखाई देगा। इसी यूनिवर्सिटी को अशोका ने बनवाया था, जिसके बारे में डिटेल से मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जूलियन यूनिवर्सिटी के बाद मैं बात करूंगा मोहरा मुरादू की। ये भी एक तालीमी अदारा था। ये इस शहर के आखिरी यूनिवर्सिटी थी जो 300 साल तक रही। फिर इसे भी व्हाइट हंस के लोगों ने तबाह कर दिया। ये सरसुख से 1.1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में 2 स्टूपास हैं और दूसरे पार्ट में यूनिवर्सिटी आती है। जब आप यहाँ जाते हो तो सबसे पहले ये स्टूपा आता है। ये इस जगह का सबसे बड़ा स्टूपा है, जिसे दूसरी सदी में अशोका ने बनवाया था। जब आप इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो एक और स्टूपा आता है, जिसे पूरी तरह से कवर किया गया है। इसकी साइडों पर भी मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके सामने मौजूद दीवारों पर भी मूर्तियां बनी हैं। यहाँ पर भी लोग इस स्टूपा के सामने खड़े होकर नाउज़बिल्ला पूजा करते थे। इसके बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी आती है। जब आप दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो आपको सामने एक तालाब दिखाई देगा, जिसके गिर्द क्लासेस बनी हैं। इन क्लासेस में उस वक्त स्टूडेंट्स तालीम हासिल किया करते थे। कहा जाता है कि ये 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी, लेकिन व्हाइट हंस के लोगों ने इस इमारत को भी तबाह किया। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, जिनके सर नहीं हैं। इनके सर को म्यूजियम में रखा गया है। हो सकता है नाउज़बिल्ला लोग इनको पूछते हों। इस यूनिवर्सिटी के साथ एक कुआं है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं, और एक किचन भी मौजूद है। साथ ही यहाँ एक बहुत बड़ा कमरा भी मौजूद है। कहा जाता है कि टेक्सला में दुकानें कम थी और तालीमी अदारे ज्यादा थे। मोहरा मुरादू और जूलियन यूनिवर्सिटी के सेंटर में एक और यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम पिपलान है। इसकी वीडियो को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में एक वीडियो बनाई, जो सिंध के शहर लड़काना में मौजूद 5500 साल पुराना शहर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सिरकप की वीडियो को भी जाकर देखें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।